हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज जो आपका लेक्चर है अगेन यूनिट 2 जो आपके रिसर्च की हमारी चल रही है उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं और अब ये अबाउट टू कंप्लीट है। वी जस्ट हैव नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आफ्टर दैट, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा स्लो लेके चल रही हूँ क्योंकि ना होच पोच में हमें काम नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, शांति से पढ़ना है। अभी 3 महीने आपके ऑलमोस्ट नेट के एग्जाम में है। 3 महीने में आपका सिलेबस जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन हम क्या करेंगे, बांट बांट के करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे उसमें बांट के करेंगे, प्लस हम एक सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें PYQs को भी सॉल्व करेंगे। सो जितना हो सके उतनी ज़्यादा बेस्ट बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन हो और जो क्लासेस हैं वो भी रहें, ठीक है। अब आप चाहें तो वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज लाइव क्लासेस एज पर द रिस्पॉन्स। और जैसा मैं देख रही हूँ कि मेरे को बच्चों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है अब, ठीक है। एक्चुअली प्लेलिस्ट में क्या होता है, यू ऑलरेडी हैव मल्टीपल चैनल्स जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक जो जाइंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सो एक छोटे चैनल को उससे उभरने में थोड़ा टाइम लगता है जो अभी रिसेंटली बना है। सो तब जब मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी थी तो रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन अब क्या है, वो वीडियोस बहुत ऊपर आ रही हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू गो फॉर सम लाइव क्लासेस और समथिंग लाइक दैट। सो वो भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कमेंट मेरे को देखने को मिलेंगी लाइव क्लासेस के लिए, मुझे मिनिमम 20 कमेंट्स चाहिए लाइव क्लासेस के लिए, और अपनी क्लास में 20 बच्चे चाहिए जो मुझे लाइव देखें अभी, ठीक है। एक छोटा सा हम वो लेकर चलेंगे। अभी अगर हम 20 का टारगेट क्लियर कर सकते हैं, हो सकता है आगे जाके 200 का करें, ठीक है। सो अभी हम 20 से लेके चलते हैं। सो अगर 20 बच्चों की कमेंट होगी फॉर लाइव क्लासेस, उस दिन से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लाइव भी मिलेगी आपको और लाइव बाद में आपको रिकॉर्डिंग की उसमें भी मिलेगा, प्लस लाइव में यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद मी, ठीक है, रादर देन दिस रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम पे। चैनल मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चैनल का मैं आपको प्रॉपर तरीके से नाम दिखा देती हूँ। चैनल का नाम क्या है, ये हमारा चैनल है जिसका नाम है साइकोलॉजी विद अंजलि, ठीक है। साइकोलॉजी बाय अंजलि, ठीक है। साइकोलॉजी बाय अंजलि, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे को ना इंटरेक्ट करने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है बच्चों से। कमेंट्स पे यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो, देन यू विल गेट टू सी योर कमेंट, मतलब देन कमेंट दिखती हैं, फिर आप रिप्लाई करते हो, और रोज़ इतना टाइम नहीं होता। वी आर इन अ शेड्यूल, बहुत एक्टिक शेड्यूल होता है हमारा। सो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज़ बैठ के कमेंट्स को ढूंढूं, ठीक है। तो टाइम लगता है रिप्लाई में। सो जितना हो सके जो आपकी और हमारी कन्वर्सेशन है वो सिंक्रोनस हो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं बच्चों से कनेक्ट करूं, तो उसके लिए ये हमने अभी क्या बना दिया है, टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है। जिसको भी मेरे से बात करनी है प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दैट चैनल। जो डाउट होगा वहाँ पर पूछो। अगर किसी वीडियो में से डाउट है, सेंड उस वीडियो का लिंक वहाँ पर सेंड करो, और उसके बाद उसमें जो डाउट है वो मेरे से पूछ लो, या टॉपिक लिख दो। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसको डेली शाम में एक बार चेक करूँगी और सबके रिप्लाईज आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। टॉपिक का नाम है अनकोवा एंड मनकोवा। अभी तक तो आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही बहुत ज़्यादा डरा रहा था, ठीक है। अभी तक आपको एनोवा ही डरा रहा था, अब आपके लिए मनोवा भी आ चुका है, ठीक है। मनकोवा और अनकोवा भी आ चुका है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब अनकोवा और मनकोवा है क्या, ठीक है। इसमें सिर्फ सी का फर्क है दोनों में, राइट। मनोवा और अनोवा से दोनों में सिर्फ सी का फर्क है। अब यहाँ पर ये जो सी है, ये सी स्टैंड करता है किसके लिए, कोवेरिएंस के लिए या कोवेरिएट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, कोवेरिएंस है, कोवेरिएट क्या होता है। देखो, जब हम किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, रिसर्च जब जब भी हम कंडक्ट कर रहे हैं
तो हमारा एक होता है IV, ठीक है, एक हो गया अपना DV, ठीक है, DV विल बी इफेक्टेड बाय द IV, ठीक है, IV जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो DV को इफेक्ट करेगा, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करेगा, और जो ये है IV है उसको कौन मैनिपुलेट करेगा, हम मैनिपुलेट करेंगे, और इसका इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, DV के ऊपर देखने को मिलेगा। एम आई राइट? यही है हमारी रिसर्च। अब देखो, हमने पीछे साइकोलॉजी का जो रिसर्च करा है पूरा, उसमें एक वर्ड पढ़ा था जिसमें था एक्सट्रानस वेरिएबल या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है, एक्सट्रानस वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल, एंड देयर कैन बी इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक है। सो ये सारे जो वेरिएबल हैं, रिसर्च इज़ नॉट दैट मच ईजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भी आप किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हो, सो आपको एक क्लियर कट रिलेशनशिप दोनों के बीच में स्टेब्लिश करना पड़ता है। अब ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही आप एक प्रॉपर IV के अलावा वहाँ पर कोई और स्टिमुली हो ही ना, हो सकता है ऐसा, अगर आपने प्रॉपर कंट्रोल में किया है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन देर विल बी ऑलवेज समथिंग हिडन, ठीक है, हो सकता है कुछ और चीज़ जो है वो आपकी रिसर्च को खराब करे, ठीक है। सो ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल जिनको हम बोलते हैं या जिनको हम एक्सट्रानस वेरिएबल बोलते हैं, ये हमारी रिसर्च को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, कोवेरिएट। अब देखो, पॉइंट ये आता है कि अब आप इसको किस लेवल तक मिनिमाइज करोगे, कितना कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर किसी भी रिसर्चर को पता चलता है कि ऐसा कुछ है, मेरी रिसर्च खराब है क्योंकि इसमें कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल है, कुछ एक्स्ट्रा है इसमें जो DV को इफेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से IV और DV का जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है, देयर आर चांसेस कि जो सिग्निफिकेंस है वो कोवेरिएट की वजह से आ गया हो, जो आपका +1 एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम CV बोल दूं, कोवेरिएट, ठीक है। तो देर आर चांसेस कि जो कोवेरिएशन है उसकी वजह से वो चीज़ हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने ना बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो लिया ही नहीं, ठीक है, हमने कोई बेस लाइन पे बच्चों का कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने ऐसे बच्चों को जो बेसिकली गांव से और वहाँ से आए हैं, मतलब जहाँ पर एजुकेशन, सपोज इंग्लिश का एक एग्जांपल देती हूँ अभी इसमें, जो गांव के और इस साइड के बच्चे होते हैं सरकारी स्कूलों को, उनको यूजुअली इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ पैरामीटर ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो अगर उनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, अब मैंने ये चीज़ जो है नहीं देखी, ठीक है, मैंने सीधा इंग्लिश का टेस्ट मेरे पास था, मैंने उनको इंग्लिश का टेस्ट दिया, दे स्कोर्ड 0, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का मैंने उन्हें टेस्ट दे दिया, अब दे स्कोर्ड 0, ठीक है, 0 ही मान लो, 10 भी नहीं मानना। अब मेरे को क्या लगा कि इन बच्चों को नॉलेज नहीं है, ठीक है, मेरा टेस्ट रिजल्ट अफेक्ट हुए, ठीक है, स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, आपका 0, लेकिन वही टेस्ट जब उन्हें हिंदी में दिया गया तो स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं 100, ठीक है, ये आपकी A होगी, ये आपकी B कंडीशन होगी, ठीक है, ये एक आपकी A कंडीशन होगी, एक आपकी B कंडीशन होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि एक कोवेरिएशन है हमारे पास, ठीक है, एक वेरिएबल और है जिसका बेसिकली हमने रिसर्च में नहीं कंसीडर करा। वो क्या था कि उनका बैकग्राउंड, बच्चे का सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो गांव से आ रहा है या वो यहाँ से आ रहा है, उसका वे ऑफ लिविंग, वो चीज़ हमने नहीं कंसीडर करा। और इस वजह से मैंने अगर इंग्लिश वाला टेस्ट एक गांव के स्कूल वाले बच्चों को दिया, हिंदी मीडियम स्कूल वाले बच्चों को, और दूसरा मैंने इंग्लिश वालों को दिया, सो उनके जो स्कोर्स में जो डिफरेंस दिखा, ठीक है, सपोज 2 ग्रुप थे हमारे पास, एक हो गया ग्रुप जो आपका इंग्लिश वाला है, ठीक है, ये तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप हो गया, एक ग्रुप आपका इंग्लिश का है, B ग्रुप है जो आपका सिर्फ हिंदी मीडियम है। अब हिंदी मीडियम वाले के साथ दिक्कत क्या हुई कि इनके स्कोर आ रहे हैं 1 2 4 8 9 10 आउट ऑफ 100, ठीक है, इनके स्कोर आ रहे हैं 40 50 60 68 70 आउट ऑफ 100। अब देखो, मैं यहाँ पर अगर ये बोलूँ कि
इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है। मैं अगर ये चीज़ बोल दूँ तो क्या वो चीज़ सही होगी? बताओ, वो चीज़ सही होगी? क्योंकि उनका वे ऑफ लिविंग जो है ये आपका क्या हो गया, वो यहाँ पर कंसीडर हो रहा है, जिसको हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या जो भी आपका SES या वे ऑफ लिविंग वो हम उसे बोलेंगे। IB तो हमारा है वो टेस्ट, ठीक है, जिसको हम बेसिकली एज अ नॉलेज लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपका एक चीज़ है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो बेसिकली आपके टेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, राइट। सो ये मैंने एग्जांपल दिया। यूजुअली हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट एक क्लियर कट समझाने के लिए ये एग्जांपल ज़रूरी था। अब अनकोवा कहाँ पर यूज़ होगा? अनकोवा वहाँ पर यूज़ होगा जब कुछ ऐसी कंडीशन आती है। जब कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम ये जो CV है और ये आफ्टर द रिसर्च होता है। अब ये CV हमने पहले ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इनिशियली मैंने देखा ही नहीं कि बच्चों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है या वो डिफरेंट स्कूल से आ रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ाई की है। मैंने वो चीज़ देखी नहीं, मैंने तो डाटा कलेक्ट कर लिया, और अगर ये डाटा नलीफाई में कर दूंगी तो मेरी तो सारी रिसर्च खराब हो जाएगी, राइट। तो एक होता है ना कि कुछ करना पड़ेगा, सो ये वो है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वो जो है CV है उसको भी अपनी रिसर्च का पार्ट बना देंगे। क्या करेंगे, उसको भी हम अपनी रिसर्च का पार्ट बना देंगे कि ये जो चीज़ है ये भी इसको कितना अफेक्ट कर रही है। और इस वजह से हम CV का जो आपका SES था, हम CV का भी इफेक्ट देखेंगे DV पे, और हम IV का भी इफेक्ट देखेंगे DV पे, व्हेन वी टॉक अबाउट विच वन, अनकोवा, ठीक है। अनकोवा में क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा था जो हमें पता नहीं था, लेकिन हमें आफ्टर रिसर्च पता चला। तो हम क्या करेंगे कि रादर देन नलिफाइंग द एंटायर रिसर्च, हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कर लेंगे, और एक्स्ट्रा में हम क्या करेंगे कि हम उस वाली जो हमारा पॉइंट है उसको हम रिसर्च में ही इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ये चीज़ रिसर्च में इंक्लूड कर दी, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी ये वाली जो रिसर्च है वो वेरीफिएबल हो गई, ठीक है। वेरीफिएबल कैसे हो गई? सपोज हिंदी इंग्लिश थी, मीडियम की हमने बात करी थी मेन चीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने सपोज इसमें एक वो कर दिया, एक और पैरामीटर मैंने इसमें ऐड कर दिया कि हाउ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्कोर डिफरेंटली ऑन द सिमिलर टेस्ट, ठीक है। चेंज आया थोड़ा सा, पर हमने उसे रिसर्च का पार्ट बना दिया कि उनका नॉलेज पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और नॉलेज पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेन क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का कितना फ़र्क पड़ रहा है, या उसका हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से कितना फ़र्क पड़ रहा है उस टेस्ट के स्कोर पे। और हम फिर उसको क्या करते हैं कि यूजुअली कंसीडर करके रिसर्च का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर हमारी जो रिसर्च है वो नलीफाई नहीं होती, वी एंड अप सेविंग आवर रिसर्च, वी एंड अप सेविंग वट एवर वी डिड इट, ठीक है। जो भी हमने करा उससे पहले हम उसको बेसिकली सेव कर लेते हैं। सो इसके लिए आपका अनकोवा यूज़ होता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अनकोवा का जो पूरा है वो क्या है, एक ऐसे वेरिएबल को बाद में कैलकुलेट करना जो हमारी रिसर्च का पार्ट ही नहीं था इनिशियली, बट क्योंकि वो हमारी रिसर्च के रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है हम उसको रिसर्च का पार्ट बना लेते हैं। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट कोवेरिएशन, ठीक है। जो बेसिकली वेरिएबल है उधर पे जो कोवेरिएट कर रहा है, ठीक है, और उसको हम रिसर्च का पार्ट बना देंगे तो उसको हम अनकोवा बोलते हैं। सो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस इंडिपेंडेंट वेरिएबल on a continuous dependent variable while controlling for the effects of other continuous variable called covariates, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि सपोज हमने उसको रिसर्च का पार्ट बनाया, हमने उसका बेसिकली क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। सो हमें पता चल जाएगा कि इसका इतना इफेक्ट है, इसका इतना इफेक्ट है। सो मेरी जो रिसर्च है अगेन रेलेवेंसी बढ़ गई, ठीक है, फेमिलियरिटी, ठीक है। मतलब फेमिलियरिटी तो नहीं, इसको हम बोलेंगे व्हाट वी कॉल्ड, उसके ऊपर बेसिकली जो उसका रिजल्ट है उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। सो बेसिकली आपका क्या होगा, अनकोवा का वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। देन मनकोवा में क्या होगा, सिमिलर बात होगी, लेकिन मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस इज एक्सटेंशन ऑफ अनकोवा दैट अलाउज द मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ है अनकोवा और मनकोवा में, लेकिन फ़र्क क्या है,
कोवेरिएंस का। सो कोवेरिएंस को हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके एफर्ट को कांस्टेंट करके फिर हम अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, तो इसलिए हम उसे एक तरीके से रिसर्च में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है अब अनकोवा और मनकोवा में? फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल का। अनकोवा कैन ओनली हैंडल वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल मनकोवा कैन हैंडल मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जहाँ मनकोवा की बात होगी वहाँ हमेशा मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन आईवी का उसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है। लेकिन अनकोवा की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा एक होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपका हमेशा एक मिलेगा। और अनकोवा में या अनोवा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी 2 और मोर, बट डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी 1 ओनली, ठीक है। देन हम बात करेंगे डायमेंशनलिटी। डायमेंशनलिटी की बात सीधी सीधी ये है कि अगर हम अनकोवा की बात कर रहे हैं, अनोवा की बात कर रहे हैं, तो हमारा सीधा सीधा जो कर्व बनता है वो ऐसे ही बनता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं क्या? 1D, ठीक है। 1 डायमेंशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मनकोवा और मनोवा, मल्टी डायमेंशनलिटी विल बी देयर, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर भी एक हो और हमें रिजल्ट जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिले, जैसा मैंने शायद पीछे एक एग्जांपल जो मैंने कोवेरिएशन का कराया है, कोरिलेशन का, उसमें मैंने बताया भी है, ठीक है। सो उसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देन covariate selection. In ANCOVA, the covariant must have a significant correlation with the dependent variable. In MANCOVA, the selection of covariates is more complicated since they must be tested for correlation with all the dependent variable, ठीक है। अब देखो अनकोवा में क्या होता है कि जब हम कोवेरिएट सिलेक्शन करते हैं तो हम सीधा सीधा देखते हैं कि ठीक है ये कोवेरिएट था, जैसे सपोज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था, क्या ये इफेक्ट कर रहा है मार्क्स को, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ भाई कर रहा है, तो हमने सीधा सीधा इसको चूज़ करा, ठीक है, और क्लिक हो गई बात, ठीक है, कि इन दोनों में ये आपका आईवी भी है एक तरीके से और ये आपका डीवी है, ठीक है। आईवी डीवी हो जाते हैं ना, अफेक्ट तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसे कोवेरिएट है तो मैं इसे सीवी बोलूँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देन अगर हम बात करें मनकोवा की जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कई हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज अभी टेस्ट रिजल्ट की जगह, ठीक है, एक तो आपका टेस्ट स्कोर था, एक तो आपका स्कोर हो गया, ये आपका DV1, ठीक है। DV2 आपका क्या हो गया? DV2 हो गया हेल्थ, ठीक है। DV3 आपका हो गया क्या? एक हेल्थ हो गया, एक आपका टेस्ट स्कोर हो गया। DV3 आपका हो गया, DV3 क्या कंसीडर कर सकते हैं? वेट, DV3 में वी कैन कंसीडर फैमिली इनकम, नहीं फैमिली इनकम का तो क्या ही मतलब है, ठीक है, वो तो आपका इंडिपेंडेंट में हो जाएगा। DV3 में वी कैन कंसीडर व्हाट, DV3 में सपोज फैमिली रिलेशंस, कि इस वजह से फैमिली रिलेशंस भी, या साइकोलॉजिकल हेल्थ, एक सेकेंड, DV3 में हम लेंगे साइकोलॉजिकल हेल्थ। एक तो मेरी आदत है सारे एग्जाम्पल ऑन द स्पॉट बनाने की, साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिर आपका वेलबींग जिसको हम बोलते हैं, वो हमने DV3 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही पॉइंट था, ठीक है, एक आपका IV था, दूसरा आपका चलो SES हमने लगा लिया जो आपका कोवेरिएट है, ठीक है। कोवेरिएट छोड़ो, CS लिखते हैं इसको, ठीक है, CV, ठीक है, और ये आपका IV था, SES आपका CV था, ठीक है। अब IV का तो हमें इफेक्ट देखना ही है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, लेकिन इसके बाद क्या सीन होगा? सपोज कोवेरिएशन में एक SES था, दूसरा कोवेरिएट हमको लगा कि हो सकता है उनका मूड कि उसकी वजह से भी हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो अफेक्ट हो गए, तो ये आपका CV2 हो गया, ठीक है। चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई, देखो ये हो गया, इससे इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, इससे इसका, इससे इसका, ठीक है, फिर इससे इसका कोरिलेशन, इससे इसका कोरिलेशन, इससे इसका कोरिलेशन, क्या बन गया ये क्या बन गया ये, ठीक है। सो इस वजह से ही मनकोवा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द कोवेरिएट्स रादर देन अनोवा में आप सिंबली एक चीज़ से चूज़ करते हो क्योंकि DV एक ही होता है, एक पे ही वो अफेक्ट करता है। DV बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, ठीक है, DV बढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। सिमिलरली अगर CV बढ़ेंगे तो बेसिकली क्या है, आपका DV एक ही है तो आप सिंगली उसको चेक कर लेते हो कि किसको अफेक्ट कर रहा है। अब जैसे ये वाला केस हुआ, हो सकता है एक कोवेरिएट एक DV को अफेक्ट करे दूसरे को ना करे,
ठीक है, हो सकता है एक से कोरिलेट कर रहा हो दूसरे से ना करे, हो सकता है दो से करे एक से ना करे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग द कोवेरिएंस। देन टाइप्स ऑफ डाटा की बात करेंगे। सो अनोवा इज इफेक्टिव व्हेन द वेरिएबल मीट द एजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक, और मनकोवा जो है वो हम नॉन पैरामेट्रिक डाटा पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मनकोवा कैन बी यूज इन नॉन पैरामेट्रिक डाटा एज वेल। ठीक है, रादर देन सिंपली बीइंग द वन विद द what we called parametric। ठीक है, देन when to use अनोवा, अनकोवा एंड मनकोवा। ठीक है, देखो अनकोवा कब यूज होगा, अनकोवा when you want to test the effect of one independent variable on one continuous dependent variable while controlling for the effects of other continuous variables। अनकोवा, अब एक चीज़ देख लो, ये जो है, एक चीज़ और समझो, CV जो है को वेरिएबल जो आपका होगा ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा। अनकोवा इज ऑल्सो इफेक्टिव व्हेन यू हैव अ स्मॉल सैंपल साइज एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइज और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा पे यूज होगा। देन मनकोवा की हम बात करेंगे। मनकोवा व्हेन यू हैव मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, वहाँ पर हम मनकोवा यूज करेंगे दैट कोरिलेट विथ ईच अदर and you want to determine the effect of one or more independent variable on these variable। ठीक है, कि एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे इन डीवीज को कंट्रोल करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, तब हम मनकोवा का यूज़ करेंगे। मनकोवा इज मोर इफेक्टिव व्हेन द डाटा वायलेट्स द assumption ऑफ नॉर्मेलिटी एंड स्फेरिसिटी। अब मनकोवा जो है वो आपका बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक में भी यूज़ होता है और वहीं पर ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। ठीक है, कैलकुलेशन देखें अनकोवा की। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, बस एक चीज़ याद रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कैलकुलेट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसका। ठीक है, सो सिनेरियो है एक, लेट अस से यू आर इंटरेस्टेड इन एग्जामिनिंग वेदर 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड ABC हैव एन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट। टीचिंग मेथड देखना है, ABC का इम्पैक्ट देखना है और फाइनल एग्जाम स्कोर। ठीक है, तो आपका IV क्या है, टीचिंग मेथड। ठीक है, और IV के 3 लेवल जो आपके हैं वो क्या है, A B C। स्टैट्स के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे, मैं बता रही हूँ, लिख के ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो while controlling for their initial test score as the covariate। अब इनिशियल टेस्ट स्कोर जो है उसको कंट्रोल करके एज अ कोवेरिएट वो यूज़ कर रहे हैं। यू हैव डाटा ऑफ फाइनल एग्जाम स्कोर द टीचिंग मेथड यूज्ड एंड द इनिशियल टेस्ट स्कोर ऑफ 60 स्टूडेंट फॉर ईच टीचिंग मेथड। अब देखो इधर इन्होंने क्या बोला कि इनिशियली इन्होंने एक टेस्ट लिया, इन्होंने एक प्री टेस्ट ऑलरेडी लिया, उसके बाद इन्होंने पोस्ट टेस्ट लिया। बेसिकली प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन आपका है। ठीक है, सो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन हम किस लिए करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नस वेरिएबल या जो आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उनको हम पहले ही टैकल कर ले। अब यहाँ पर सपोज इंटेलिजेंस वॉज द थिंग। ठीक है, सपोज इंटेलिजेंस तो नहीं, वी कैन से कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा है। ठीक है, वो चीज़ थी उसमें ऑलरेडी कि कोई 10 पे है, ठीक है, कोई 40 पे है, कोई 50 पे है, तो कोई बच्चा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पढ़ा हुआ है। अब जो उनके टेस्ट आए, उन्होंने एक प्री टेस्ट किया। ठीक है, ठीक है, प्री टेस्ट किया उन्होंने, प्री टेस्ट स्कोर्स की वजह से क्या हुआ, वो कैलकुलेशन में आ गए। ठीक है, 10 हो गया, 20 हो गया, किसी के 30 होंगे, किसी के 40 होंगे। फिर हमने ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देके एक ट्रीटमेंट A B C। ठीक है, इफेक्टिव देखना था हमें, 3 ग्रुप बनाए, तीनों में ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद सपोज रिजल्ट आए, ग्रुप 1 में 10 ले लो, एक 20 ले लो, एक 30 ले लो, एक 40 इधर, 50 इधर, 30 के बाद 60 70, यहाँ पर आप एग्जाम्पल और ले लो। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स आ गए। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है, आपको ये पता है कि प्री टेस्ट में ऑलरेडी बच्चों ने ऐसा स्कोर किया है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद आप क्या करोगे, आप ट्रीटमेंट के बाद सपोज उसने स्कोर किया 70। ठीक है, तो 70 उसका एक्चुअल स्कोर नहीं है, 10 नंबर का उसने पहले से पढ़ा हुआ था।
ठीक है, उसका लेवल उस टाइम पे क्या था 10, तो यहाँ पर आपका 60 का इफेक्ट आया। सपोज बी ग्रुप में स्कोर करा 80, 80 में उसे पता चला कि पहले उसका जो था नंबर था 50, तो यहाँ पे फ़र्क कितना है, 30 का फ़र्क आया। सपोज थर्ड ग्रुप में स्कोर कर दिया 90, ठीक है, लेकिन जो उससे पहले उसके नंबर थे वो आपके कितने थे, 70, ठीक है, तो 70 थे, तो यहाँ कितने का फ़र्क आया, 20 का। अब देखो ये जो हमने इफेक्ट करा, ये जो हमने प्री टेस्ट यहाँ पे किया है, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है, ये जो हमने प्री टेस्ट यहाँ पे किया है ये वाला, इससे हमने बेसिकली क्या किया, हमने उसे कांस्टेंट कर दिया जो हमारा कोवेरिएट था, कि उन्होंने पहले कितना पढ़ा हुआ है, और उस वजह से हमें एक्चुअल जो इफेक्ट है वो देखने को मिल गया। और वो इफेक्ट हमारा क्या था, 60 ग्रुप ए का, ग्रुप बी का अगर हम बात करें तो इट वॉज 30, एंड ग्रुप सी का अगर हम बात करें तो इट वॉज 20। इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए, लेकिन डाटा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आता है, और डाटा नहीं आता नेट में तो, बट जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके लिए SPSS यूज़ होता है। अब ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन और SPSS जो है वो यूज़ होता है, तो ये सब हम मैनुअली अब नहीं करते, बट यू शुड नो हाउ इट्स अफेक्टिंग, ठीक है। सो 60, 30 और 20, अब यहाँ पे बताओ कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है टीचिंग मेथड, ऑब्वियसली ए। लेकिन अगर टोटल स्कोर 90 है, 90 में अगर मैं कोवेरिएट को माइनस ना करूँ, वो तो लीस्ट स्कोरिंग है यार, वो लीस्ट स्कोरिंग है, ठीक है। सो हम अगर लीस्ट वाले को यूज़ कर लेंगे तो हमारा रिलेवेंसी कहाँ है, हमारी रिसर्च की रिलेवेंसी 0 देन, ठीक है। सो एग्जैक्ट रिजल्ट आपका क्या है, ए सबसे ऊपर है, ए इज़ लार्जर देन बी, बी इज़ बेटर देन सी, ये आपका रिजल्ट है। लेकिन अगर आप कोवेरिएट को कैलकुलेट नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट पलट जाता है, ठीक है। आपका रिजल्ट ए इज लेसर इफेक्टिव देन बी, एंड बी इज लेसर इफेक्टिव देन सी। सी द डिफरेंस गाइस, सी द डिफरेंस ऑफ कोवेरिएट्स, ठीक है। कोवेरिएट से रिसर्च का रिजल्ट देखो, अगर आपने कोवेरिएट को कंसीडर करा, को CV कंसीडर्ड, नो CV कंसीडर्ड, रिजल्ट का इफेक्ट देखो भाई, रिजल्ट पे इफेक्ट देखो कोवेरिएंस का। तो इसीलिए जब हम कोवेरिएंस की बात करते हैं तो हम उसे सीधा रिजल्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं कि भाई ठीक है, पहले ही उसे कंट्रोल कर लिया, तो वो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन जो मैं ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुकी हूँ वो ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। उसमें भी हम एक्सट्रानेस वेरिएबल को कम करने की बात कर रहे हैं, तो वो हम कोवेरिएट्स को ही कम करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो अफेक्ट ही ना करे, ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट को कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो अफेक्ट ही ना करे, तो वो हमारा कोवेरिएट नहीं है। बट एवर इज अफेक्टिंग दैट रिजल्ट, ठीक है, बट एवर इज मेकिंग अ चेंज इन DV, बट एवर इज मैनिपुलेटिंग और इफेक्टिंग द DV, ठीक है, वो आपका कोवेरिएट होगा, ना कि हर दूसरा, ठीक है, हर दूसरा वेरिएबल, ठीक है। अब सपोज वहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है टेस्ट पे, कुछ नहीं पड़ रहा, सपोज नहीं पढ़ रहा, ऑल दो पढ़ेगा क्योंकि गर्मी होगी तो बच्चा इरिटेट होगा तो बच्चा ना पढ़े। सो सनलाइट, या फिर एक सपोज आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर, हर बच्चा नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बैठा हुआ है, ठीक है, नॉट मच वार्मर नॉट कोल्डर, ठीक है, माइल्डर सा एक एटमॉस्फेयर है, उसमें बच्चा बैठा हुआ है। अब वो एटमॉस्फेयर उसे अफेक्ट नहीं कर रहा, सो इट विल नॉट बी आर व्हाट कोवेरिएट। कोवेरिएट विल बी समथिंग विच विल इफेक्ट द DV अपार्ट फ्रॉम आर रिजल्ट, सॉरी अपार्ट फ्रॉम आर रिसर्च, ठीक है। सो वो आपका कोवेरिएट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी देखो इस वाले में एक बार और देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। ये एक एग्जांपल दे दिया, जितना इजीली समझा सकती हूँ उतना इजीली मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद पता है लेमन टर्म में जब बच्चा पढ़ता है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, और लेमन टर्म से आप अगर साइंटिफिक पे जाते हो इट्स क्वाइट ईजी, क्योंकि आप उसको पहले अप्लाई करके पढ़ लोगे, देन यूल बी लाइक ओ कोवेरिएंस दिस इज लाइक दिस। लेकिन अगर मैं सिर्फ कोवेरिएंस आपको ऐसे समझाती रहूँ, देखो बच्चों ये ग्राफ है, ये ऐसे ऐसे होगा, ये कोवेरिएट से ये है, नहीं समझोगे भाई, नहीं समझोगे कोई नहीं समझता ऐसे, हमें भी समझ में नहीं आती थी, टाइम लगा जब बैठ के खुद बुक खोली तब वो चीज़ समझ आई, अरे इतनी छोटी सी बात है, टीचर तो पता नहीं क्या पढ़ा के चली जाएगी। तो वो टीचर सेंट्रिक जो मेथड है वो यूज़ ही नहीं करना, स्टूडेंट सेंट्रिक करो। मैं तो खुद ऐसे ही पढ़ाती हूँ जैसे मैं खुद को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ चलती है मेरे दिमाग में। तो चलो बैक टू द एग्जाम्पल। सो इन्होंने बोल दिया कि अपने पास IV है, ठीक है, IV के 3 ग्रुप थे, A B C। IV अपना क्या था, टेस्ट स्कोर,
ठीक है, टीचिंग मेथड, सॉरी, आई आपका टीचिंग मेथड था, डीवी आपका क्या था, टेस्ट स्कोर, ठीक है। देन कोवेरिएट हमने नलीफाई कर दिया था, प्लस हमारा एक सीवी था जो क्या था, इनिशियल स्कोर, ठीक है। फाइनल एग्जाम स्कोर वाइल कंट्रोलिंग द इनिशियल टेस्ट स्कोर, सो आपको प्री टेस्ट पहले यहाँ पे दे दिया, टेस्ट हमारा क्या था, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है ये, ठीक है, याद रखना पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। और साइकोलॉजी में जब इसके एग्जाम्पल आते हैं, सॉरी एग्जाम्पल कह रही हूँ, आपके लिए पैराग्राफ्स आते हैं, उसमें ऐसे ही अप्लाई करके चलना पड़ता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे किया था, बताओ कौन सा इसने डिज़ाइन यूज़ करा है रिसर्च का, तो यू शुड नो इट इज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। अगर वो सिर्फ बाद में टेस्ट करता, कोवेरिएट को ना यूज़ करता, तो इट विल बी ओनली द पोस्ट टेस्ट, ठीक है। सिंगल शॉट केस स्टडी जिसको हम बोलते हैं, जो हम बिल्कुल सिंगल में डन करते हैं, सीधा अप्लाई करेंगे और पढ़ेंगे और ख़त्म, ठीक है, वो आपका सिर्फ पोस्ट टेस्ट होता है। देन यू हैव डाटा ऑन द फाइनल एग्जाम स्कोर, द टीचिंग मेथड यूज्ड एंड द इनिशियल टेस्ट स्कोर्स फॉर 60 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स फॉर ईच टीचिंग मेथड। अब हमारे पास डाटा आ गया है, ठीक है, सारे का 20 स्टूडेंट्स थे हर ग्रुप में, 20 20 20। अब देखो मतलब निकालना सीख लो, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन बताया मैंने इसी से। अब 20 20 20 कौन सा जो आपका ये है क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर वहाँ पे वर्ड आता है कि बैलेंस्ड अनकोवा और समथिंग लाइक दैट, या बैलेंस्ड अनोवा और समथिंग लाइक दैट, यू विल बी लाइक बैलेंस्ड, ठीक है, इट इज़ बैलेंस्ड। क्यों? और क्योंकि यहाँ पर ग्रुप जो है वो बिल्कुल इक्वल है आपके, इसलिए द टेस्ट इज़ बैलेंस्ड, 20 20 20 हर ग्रुप में सेम है। लेकिन अगर इसमें नहीं होता तो ये टेस्ट आपका नहीं होता बैलेंस, ठीक है, फिर यह इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देन डाटा क्या है, टीचिंग मेथड ए में 20 स्टूडेंट, टीचिंग मेथड 2 में 20 स्टूडेंट, टीचिंग मेथड सी में भी 20 स्टूडेंट्स। लेट्स अज्यूम देयर आर मीन इनिशियल टेस्ट स्कोर, मीन निकाला, मीन इनिशियल टेस्ट कितना था 70, फाइनल कितना था 85। अब देखो वही सेम चीज़ हो रही है, हमने ग्रुप ए का मीन कैलकुलेट कर लिया, ग्रुप ए, ठीक है, इनिशियल टेस्ट उसका टोटल स्कोर आया 85, लेकिन उसके इनिशियल टेस्ट स्कोर कितने थे 75, तो यहाँ पर चेंज कितने का है 10 का, ठीक है। फिर हम ग्रुप बी पे गए, ठीक है, ग्रुप बी पे गए, यहाँ पे क्या हुआ, उसका टेस्ट स्कोर इनिशियल था कितना 70, और उसका टेस्ट के बाद आया कितना 90, ठीक है। तो 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20, बी वाला इफेक्टिव कितना है 20 पे। देन हम बात करेंगे टीचिंग मेथड की, सी की, सी पे क्या हुआ, उसका बाद में आया 88, लेकिन उससे पहले था उसका 78, तो यहाँ पर भी क्या आया 10। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है, विन विन आपकी बी के लिए। आगे चलते हैं, कोवेरियंस हमने कर दिया यहाँ पर। अब देखो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इनिशियल फाइनल स्कोर्स बिटवीन द टीचिंग मेथड आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द इनिशियल टेस्ट। अब देखो वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, हम अभी तक अनोवा की हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे, ठीक है, लेकिन अनकोवा में हाइपोथेसिस विल बी डिफरेंस। अनकोवा में हम ये बोलेंगे कि कोवेरियंस का कोई इफेक्ट ही नहीं है, और दूसरे में बोलेंगे कोवेरियंस का इफेक्ट है, ठीक है। पहले में मैं ये बोलूँगी कि इवन दो दिस थिंग एग्जिस्ट, ठीक है, इट विल नॉट इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ माई स्टडी, ठीक है। वो यहाँ पर भी सबसे देखो 85 था, 88 था, 90 था, तो बी पहले भी अनरिलेटेड था कोवेरियंस से, और बी बाद में भी उसका जो रिजल्ट है वो 1 ही था, तो उसने कोई रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करा, ठीक है। सो मैं नल हाइपोथेसिस में लेके करूँगी कि देर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द फाइनल एग्जाम स्कोर बिटवीन द टीचिंग मेथड्स आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द इनिशियल टेस्ट स्कोर, ठीक है, कि कोई फर्क नहीं आएगा, टेस्ट स्कोर का जो है रिजल्ट वही रहेगा, कि ये इंटू 2 है रेशो में, ठीक है। देन सेकंड क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द फाइनल एग्जाम स्कोर बिटवीन द टीचिंग मेथड आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ इनिशियल टेस्ट स्कोर। दूसरा क्या बोलेगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, कि भाई अगर आप इनिशियल टेस्ट स्कोर को कंसीडर करोगे, ठीक है, कोवेरियंस का, तो चांसेस हैं कि डिफरेंस आएगा, मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेगी कि डिफरेंस आएगा, नल बोलेगी कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा, टेस्ट स्कोर्स विल रिमेन सेम, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या करा, कैलकुलेट करा कोवेरिएट को, एडजस्ट करा मीन ऑफ ईच ग्रुप, दिस इज डन बाय रिग्रेसिंग द फाइनल एग्जाम स्कोर ऑन द इनिशियल टेस्ट स्कोर एक्स फॉर ईच ग्रुप एंड ऑब्टेनिंग द रेजिड्यूल्स। अब यहाँ पर टीचिंग मेथड इन्होंने स्टार्ट की है रिग्रेशन के थ्रू। मैंने आपको ये चीज़ बहुत लेमन टर्म में वो बताई कि माइनस करके हमें पता चल रहा है कि देयर विल बी ए डिफरेंस, ठीक है, लेकिन
इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि वो जो था वो लेमन टर्म में था, साइंटिफिक पे आ जाओ। अब साइंटिफिक में सीधा सीधा रिग्रेशन की इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। अगर रिग्रेशन की इक्वेशन समझ नहीं आ रही तो वापस जाओ, ठीक है, रिग्रेशन की इक्वेशन देख के आओ। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट है, ये वो एरिया है जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट था। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू पुट होगी, ठीक है, ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, ये आपकी इनिशियल टेस्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ये आपका इंडिपेंडेंट वाले का वेरिएबल आएगा, ये आपका एरर कंपोनेंट आएगा। सो आप रिग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करोगे एरर को। सिमिलरली बी और सी का भी होगा, ठीक है। और आप अब जब आपने उस चीज़ को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, सो उसके बाद एडजस्ट करने के बाद ANOVA on these adjusted score to test whether there is a significant difference in the means of adjusted final exam score among teaching method. This is your ANCOVA analysis. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ANCOVA analysis, ठीक है। जब पता है कि कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है, हमारे पास ऑलरेडी डाटा था, हमने उसे कंट्रोल करा, ठीक है, हमने उसे एक्सपेरिमेंट या स्टडी के टाइम पे कंट्रोल नहीं करा, लेकिन बाद में वी डिड दैट, तो ये आपका ANCOVA होगा, ठीक है। और सिमिलरली फिर एफ रेशियो के हिसाब से इसके जो रिजल्ट है उसको हम देख लेंगे, ठीक है, एफ रेशियो के हिसाब से, ठीक है। देन मनकोवा की बात करेंगे। सो मनकोवा विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम एज इट वॉज विथ अनकोवा, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो calculate the Mankova model. If the Mankova model, you need to include the dependent variable, independent variable and covariate, ठीक है, independent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल और आपका कोवेरिएट, ठीक है। सो यहाँ पर चेंज क्या होगा कि जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल रिग्रेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। आई गेस मैंने लास्ट जो आपका रिग्रेशन कराया था उसमें शायद से मैंने मल्टीपल रिग्रेशन कराया है, नहीं कराया है तो कमेंट कर देना देख के, या मैं ही देख लेती हूँ, नहीं कराया होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें मल्टीपल रिग्रेशन का यूज़ होगा और कैलकुलेट कर लेंगे कि एक जो है वो दूसरे को कितना इफेक्ट कर रहा है, कैसे उनका कोवेरिएशन है। अगेन इसमें जो है मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो स्कैटर प्लॉट जो है वो क्यू क्यू प्लॉट बनेगा, ठीक है। क्यू क्यू प्लॉट क्या है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये समहाउ 3D है, ठीक है, पीछे की तरफ भी इसके आंसर्स होंगे, ठीक है। फॉर नॉर्मल डाटा अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। और यूजुअली क्या है कि अगर कोई डाटा नॉन नॉर्मल होता है जो बेसिकली डिफरेंट है, उसको हम ट्राई करते हैं नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट करने का, बेसिकली कि डाटा जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर ले। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या होगा कि अनोवा की जो टेबल है, covariates have a significant effect on the dependent variable if they do examine the regression coefficients to determine the direction and magnitude of the relationship, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम फाइनली देखेंगे मनकोवा का कैसे मल्टीपल रिग्रेशन उसके ऊपर अप्लाई करके, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना किस इंटेंसिटी से वो उसे इफेक्ट कर रहा है। एजम्पशन क्या है, मनकोवा और अनकोवा के डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अनोवा, ठीक है, और या उसको कन्वर्ट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। देन होमोजेनिटी ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है, जो डिफरेंस है वेरिएंस का वही है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वाले हैं सारे की, जो सारा जो वेरिएंस है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए सारे ग्रुप्स में। देन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। और लीनियरिटी ऑफ डिपेंडेंस, जो रिलेशनशिप है वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर के लिए ना अनकोवा काम करती है, ना मनकोवा काम करती है, ना अनोवा काम करता है, ना मनोवा काम करता है, ठीक है। सो ऐसे या ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीधा ये रिलेशन होना चाहिए। इवन द रिग्रेशन वर्क फॉर लीनियर रिलेशनशिप्स ओनली। सो अनकोवा मनकोवा, ठीक है, हो गया गाइस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अनकोवा, इन लैब एक्सपेरिमेंट यू मे वांट टू कंट्रोल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ अदर वेरिएबल that could affect your dependent variable. ANCOVA can help you to do this while exploring the effect of your independent variable, ठीक है। कोवेरिएंस अगेन एक्सट्रानेस और इंटरवीनिंग या फिर जो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल है उसके इफेक्ट को हटाएगा। इट इज़ इन ए क्लिनिकल ट्रायल यू मे वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल ट्रीटमेंट। अगर मल्टीपल ट्रीटमेंट का और मल्टीपल आउटकम के ऊपर अगर हम वो करेंगे, टेस्ट करेंगे या कोवेरिएंस हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हम मनकोवा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब यहाँ का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। अनकोवा और मनकोवा काफ़ी ज़्यादा ऐसा लेक्चर है कि यू जनरली फील कि ये मतलब इट इज़ नॉट
समथिंग नाम देख के डरने वाली बात है, जैसे मनोवा और अनोवा का है, सिमिलर चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा स्टफ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, हाँ ये पॉइंट मैं भूल गई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अनकोवा के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी कोवेरियंस है बेसिकली, उसके लिए आपका हमेशा 1 रहेगा। क्या रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1। आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे अनकोवा का यूज़ होता है, कोवेरियंस की बात आ रही है, वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगा। और यहीं पर आज हम अपना पैरामीट्रिक सारा रैप अप कर देते हैं। इसके अलावा अगर हो सकता है मैंने मल्टीपल ना किया कराया हो, मल्टीपल रिग्रेशन वाला, तो वो हम करेंगे, ठीक है। और कोई टॉपिक अगर मैं छोड़ रही हूँ, मैं इन केस भूल रही हूँ, तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, विल गेट इन टू द मैटर, ठीक है, हम वो भी कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर एंड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कोवेरियंस पता चल गया, कोवेरियंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं इनको, वो चीज़ पता चल गई, कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चन को समझना है, वो पता चल गया। बस आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। सो नाउ बाय। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों से इतना, मतलब मेरे को काफ़ी प्यार मिल रहा है अभी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट की वजह से ही होता है जो कुछ भी होता है, ठीक है। सो चलो बाय, थैंक यू गाइस।